नमस्कार दोस्तों। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा होते ही मैं यह कह सकने की स्थिति में हूं कि 15 दिन बाद नरेंद्र मोदी को बुरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। जी हां, नरेंद्र मोदी यानी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज से जस्ट 15 दिन बाद अपना बुरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास से। जी हां, उनको दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि पांचवें चरण के चुनाव के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आज पांचवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। मैं रायबरेली में हूं, अमेठी भी गया, अयोध्या भी गया और बाराबंकी भी गया, लखनऊ भी गया और तमाम इलाकों में गया। चंद जगहों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए, जिसे तमाम तरह के नामों से पुकारा जाता है, जो भाजपा कहते हैं तो लोग कहते हैं भ्रष्ट जनता पार्टी, बीजेपी कहते हैं तो बलात्कारी जनता पार्टी, इसी तरीके से तमाम नामों से लोग पुकार रहे हैं और तमाम लोग बेरोजगार जनता पार्टी भी कहते हैं। और ये सारे शब्द उन इलाकों में आज देखने को मिले। आज कांग्रेस पार्टी के नेता और देश में जननायक के तौर पर पहचान बनाने वाले राहुल गांधी भी रायबरेली क्षेत्र में थे। वो कई निर्वाचन मतदान केंद्रों में गए और वहां पर उन्होंने आते जाते लोगों से भी मुलाकात की, बड़े प्यार से की, उसी तरह की जैसे वो करते हैं। और लोग सिर्फ एक ही चीज बोल रहे थे। मैंने तमाम सारे पोलिंग स्टेशंस को देखा, तमाम सारे ऐसे स्टेशंस को देखा जहां पर कोई सुविधा नहीं थी, जहां पर गांधी परिवार ने तमाम वो फैक्ट्रियां, वो प्रोजेक्ट दिए जिनके कारण लोगों के यहां समृद्धि है। वहां जरूर जो समृद्ध हुए हैं, जिन्हें नौकरियां मिली हैं, उनमें जरूर ऐसे लोग मिले कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, यानी जिन्होंने खाया है कांग्रेस पार्टी के दिए हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, इन लोगों के कारण जिनके घरों में समृद्धि है, उनके यहां भारतीय जनता पार्टी और कमल बहुत से लोगों के यहां खिलता हुआ दिख रहा था। मगर बहुतायत में जिनके पास आज कुछ भी नहीं, वो यही कहते हैं, हमें इस बात के लिए गर्व है कि हम देश को प्रधानमंत्री देते रहे, हमें इस बात के लिए गर्व है कि हम इस देश में ऐसा नेता देते रहे, ऐसा सांसद देते रहे जो देश की राजनीति चलाता था और उसने रायबरेली को वो सब दिया जो जरूरत था। तमाम सारे लोग मिले, मुझे वह लोग भी मिले जो इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाए। वो लोग कहते हैं कि गांधी परिवार ने यदि ना हमें खड़ा किया होता, हमारे रायबरेली को ना खड़ा किया होता, तो शायद आज रायबरेली में कुछ नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सोचती। मैं आज एक लाइन में यदि कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली से चल रही आंधी अमेठी तक को समेट रही है और कहीं पर नहीं लग रहा है। और यह आंधी आगे बढ़ते हुए इधर प्रतापगढ़ भी जा रही है, फतेहपुर भी जा रही है, उधर अयोध्या भी जा रही है, बाराबंकी भी जा रही है।
तो आप समझ सकते हैं आज देश की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा था और इन 49 में से 9 ऐसी लोकसभा सीटें थी जिनमें भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के केंद्रीय मंत्री 9 मंत्रियों का भविष्य तय होना और उन 9 में से करीब करीब सभी का डामाडोल स्थिति। एक आध सीटों पे जरूर, जैसे राजनाथ सिंह है लखनऊ में, मजबूत नजर आते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि आप जाएंगे तो चाहे फतेहपुर हो, चाहे अमेठी हो, या चाहे जहां की आप बात करेंगे, वहां पर स्थितियां बुरी है। यदि आप मुंबई उत्तर की ही बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, फंड को मैनेज करने का उन्हें आता है, सीए है, वो पीयूष गोयल लड़ रहे थे। वही पीयूष गोयल जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेता हैं, लीडर हैं सदन के, उनको डर लग रहा। तो इससे आप समझिए कि माहौल इस तरह से बिगड़ा हुआ था। देश के 8 राज्यों की इन सीटों पर जब चुनाव हो रहा था तो एक सीट जम्मू कश्मीर की भी थी, एक सीट लद्दाख की भी, और तमाम सा। तो आप, यह निर्णायक चुनाव है जो मैं बार बार कहता हूं, वह देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है और क्यों नरेंद्र मोदी और उनके वरिष्ठ नेता बौखला गए? चुनाव आयोग बिल्कुल सख्ते में, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त एजेंट की तरह काम कर रहा है। बावजूद इसके जनता जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, वो आज हरियाणा में थे। वो हरियाणा में कह रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि देवीलाल इतने महान नेता थे। देवीलाल को जानने के लिए हरियाणा के लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के सीएम की जरूरत है? वहां के लोग खुद जानते हैं और वहां के लोग यह भी जानते हैं कि देवीलाल के परिवार में तोड़फोड़ करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। उनके एक भाई रणजीत चौटाला को तोड़ दिया, एक ओम प्रकाश चौटाला को परेशान कर दिया, और फिर जो उनके बच्चे हैं उन बच्चों में लड़वा दिया, फिर उनके भी जो बच्चे हैं उनमें भी लड़ाई करा दी। आप समझ सकते हैं, पूरा घर तहस नहस जिसने कर दिया हो, बांट दिया हो, वो कह रहे हैं कि आपकी जमीनें कांग्रेस बांट देगी, दूसरों को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी। सभी जानते हैं हरियाणा में बहुत थोड़ा सा मुसलमान है, कुछ नूह मेवात क्षेत्र में है, कुछ यमुनानगर क्षेत्र में है, बाकी कहीं मुसलमान वहां है ही नहीं। लेकिन इस तरह की नफरत फैलाने की जो राजनीति है, उसके कारण से किसी एक मित्र ने पूछा कि आखिर यह स्थिति भाजपा क्यों करती है? तो साहब, इसका जवाब है, जहां नहीं कर पाती है वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नहीं है। उदाहरण दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव नहीं चलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाता है। इसलिए वहां पर इतनी बुरी तरह की गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, इतनी बेरोजगारी भी नहीं, और यहां की अपेक्षा वहां सभी ठीक। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, वहां ही सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है, वहीं पर सबसे ज्यादा रोना होता है। तो एक तो ये योगी आदित्यनाथ हो, दूसरे अमित शाह,
वो उससे भी बढ़कर कहते हैं और वो कहानी बनाने लगते हैं कि कांग्रेस आई तो मुसलमान ये कर देंगे, पाकिस्तान घुस आएगा और न जाने क्या क्या। तब देश के जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं कि 55 साल केंद्र में कांग्रेस ने शासन किया और हर बार पाकिस्तान को कांग्रेस ने ही हराया। कांग्रेस ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और कांग्रेस ने ही पाकिस्तान से तमाम चीजें छीनी है, अपनी रक्षा की है। आपके समय में तो पाकिस्तान ने हमारे जमीन, जो कारगिल की जमीन थी, वो कब्जा कर ली थी। आपने उसे छुड़ाया था, इस नाम पर आप आए। अब छुड़ाया था, उस नाम पे कितने लोगों को शहीद करा दिया। अपनी जमीन कब्जा कराई, फिर उसे छुड़ा लिया और कहा बड़ी वीरता का काम कर लिया। आप समझ सकते हैं। बाकी तमाम नरेंद्र मोदी सरकार में कोई आया कहा पुलवामा कर गए, कोई आया कुछ कर गए, कोई और आया कर गए और कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर। नतीजा क्या हुआ? झूठ के जाल में फंसे रहे हम, वास्तव में मरते रहे हमारे लोग। तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बौखलाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास उन्हीं से खाली कराया जाएगा 15 दिन बाद। और जब 15 दिन बाद उनसे खाली कराया जाएगा, क्यों कराया जाएगा? क्योंकि वो कहीं टिकते नहीं। आज हालात बिल्कुल बदले हुए और जब यह स्थिति हो गई हो तो जैसे होता है भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव होता है। उन्होंने कहा 4 घुसपैठिया घुस आए हैं गुजरात में, पाकिस्तानी घुसपैठिया, वो दहलाने की साजिश रचे हुए। क्या 140 करोड़ का यह भारत देश इतना कमजोर बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने, कि सिर्फ 4 आतंकी आकर के पूरे गुजरात को, देश को दहला देंगे और न जाने क्या क्या कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का खेल है। क्यों मतदान के ही दिन ये होता है? आप याद करिए, पिछले मतदान के दिन मेल आए थे। मेल में कहा गया था, धमकी दी गई, दिल्ली दहला देंगे, स्कूल ये कर देंगे। कहीं और आया, यूपी में आया, वहां कहा गया इसी तरह से। इसके पहले जिस दिन मतदान था तब इसी तरीके का मेल आया था, आतंकी ये कर देंगे, वो कर देंगे और इस तरह से। आप इससे पूरे खेल को समझ सकते हैं। तो हर फेज में इस तरह की साजिशें हो रही। पहले फेज से चुनाव खराब हुआ भाजपा के लिए, तब वो घबराए, लेकिन तब तक उन्हें कुछ होश था। दूसरा चरण आया, तब उनकी हालत बिगड़ने लगी और तीसरे चरण से साजिशें तेज हो गई। जो 400 पार का नारा दे रहे थे पहले चरण में, दूसरे चरण तक आते आते वो ढीला पड़ा और तीसरे चरण से उसे भूल गए। क्यों? क्योंकि अब 400 पार नहीं। यह स्थिति मैंने आज देखी। कई बूथ ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास बस्ता लगाने के लिए कोई नहीं था। उदाहरण के लिए बता दूं, रायबरेली के उबरनी में आज भारतीय जनता पार्टी का बस्ता तक नहीं दिख रहा था। तो आप समझ सकते हैं उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश अपने आप को मानते हैं कि हम तो 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। आप इससे समझिए। मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था जो बनारस के हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से बनारस में हालत बिगड़ी हुई है। बनारस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव को वो किया गया है और जिस तरह के हालात पैदा हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है।
वहां गंगा को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है, रोजगार को लेकर गुस्सा है, और गुस्सा है वहां के उद्योग धंधों के बर्बाद होने से, और गुस्सा है काशी कॉरिडोर के नाम पर तमाम दुकानें, घर, मंदिरों को तबाह करने से, उनको बुलडोज करने से। तो अब ये बुलडोजर ही नरेंद्र मोदी की सरकार को बुलडोज करने जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल पाए, वो हरियाणा में जाके, चंडीगढ़ में जाके, कहीं पर जाके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और वहां जब इस तरह की बात करते हैं तो जनता जवाब देती है, और जनता वोट से जवाब दे रही है। उसे समझ आ रहा है कि कैसे उसे ठगा गया है, कैसे उसे बनाया गया है। अब वो इन चीजों को लेकर के फोकस है। उसे पता है कि उसे अपने बच्चों का भविष्य यदि बचाना है तो प्रगति के मार्ग की बात करनी होगी, और प्रगति का मार्ग जुमलों से नहीं बनता, विकसित भारत कह देने से नहीं बनता। 25 साल इंतजार करेंगे विकसित भारत का, तब तक उनकी उम्र खत्म हो जाएगी, बच्चों की पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, वो भी किसी काबिल नहीं रहे। यानी आप समझ लीजिए, जो बच्चा आज बालिग हुआ होगा, वो 18-20 साल का बच्चा 25 साल बाद कितने साल का होगा? 43, 45, यानी किसी काबिल नहीं रह जाएगा। तो साहब, बच्चे का भविष्य बर्बाद करना है या बनाना है, यह है आज चर्चा का विषय। और इसलिए क्योंकि लोगों ने 10 साल में देखा है, जो आपने वायदे किए थे, संकल्प दिए थे, गारंटियां ली थी। उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि हर होली दिवाली एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, आज तक नहीं मिला है। और इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोग पूछते हैं, 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, कब मिलेगा? जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका खून नोचा जा रहा है। यह स्थिति है, उसको आप कौन देखेगा? ये सारी बातें आज चर्चा में, और जब यह चर्चा में हो तो सरकार को चेतना चाहिए। आज उन मुद्दों पे बात हो रही है। मुझे जो लगता था कि शायद इस देश की जनता समझ नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज्यादा और तमाम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा समझदार इस देश की जनता है, और वह समझदारी के साथ वोटिंग करती नजर आ रही है, और पूछने पे खुल के बताती है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। इससे खेल को समझा जा सकता है। तो अब इंतजार करते हैं, क्योंकि अब 2 फेज ही अकेले बचे, और उन 2 फेज में क्या होने वाला है आप देखिएगा। उसमें नरेंद्र मोदी का भी भविष्य है, और तमाम सारे उन राज्यों का जहां किसान आंदोलित रहा, जहां और लोग रहे। वह किसान सवाल पूछ रहा है कि 10 साल में क्या हुआ तेरा वादा? जो आमदनी डबल करने की बात थी, एमएसपी देने की बात थी, वो क्यों नहीं हुआ? इसलिए अब जवाब का इंतजार कीजिए, और जवाब वाजिब निकलेगा। आज के मतदान ने तय कर दिया है। जय